विवेक के घर वाले बहुत खुश थे। उन्हें अपने बेटे के लिए रिश्ता मिल गया था। लड़की थोड़ी सांवली थी, लेकिन संस्कारी, सुशील और मास्टरनी भी। ये सब काफ़ी था उन्हें राज़ी करने के लिए। पर सगाई की रात जब चंदा ने विवेक की आंखों में आंखें डाली तो वो ठिठक गया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर और चमक थी, जैसे वो कोई और हो, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। चंदा धीरे से मुस्कुराते हुए, क्या आप मुझे पहचानते हैं विवेक जी? विवेक चौंक कर, नहीं, पर अजीब है, जैसे पहले तुमको कहीं देखा हो। शादी के बाद सब सामान्य लग रहा था, लेकिन पहली ही रात विवेक को एक डरावना सपना आया। एक लड़की काले जोड़े में खड़ी थी, सिर से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे कह रही थी, अब मेरा वक्त आ गया है, श्राप टूटने का वक्त। सुबह उठते ही उसने देखा चंदा की आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। विवेक डरते हुए, तुम ठीक हो? चंदा धीरे से, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। कुछ दिनों के बाद गांव की पुरानी दाइमा ने चंदा को देखा और उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। दाइमा कांपती आवाज़ में, ये वही लड़की है ना? ये फिर से लौट आई, पर अब तो इसकी शादी हो गई है, ऐसा वो बड़बड़ाने लगी। सास ने डांटा, सास क्या बकवास करती हो? ये हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। लेकिन दाइमा ने धीरे से विवेक को पास बुलाया और कहा, बचाना है तो उसका अतीत जानो बेटा। ये लड़की इस गांव में 21 साल पहले मर चुकी थी। दाइमा की बातों से विवेक का मन अशांत हो गया। वो अपने पुराने गांव के पंडित देवगिरी बाबा के पास गया। बाबा ने जैसे ही चंदा का नाम सुना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पंडित देवगिरी गंभीर स्वर में, वो लड़की, उसका जन्म अमावस की रात हुआ था, जिसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई और जो 7 साल की उम्र में उस पुराने कुएं में गिर गई थी और लाश कभी नहीं मिली। वही चंदा है बेटा। वो आत्मा आज भी अधूरी है और अब उसे मोक्ष तभी मिलेगा जब उसका सारा सच तुम अपनाओगे, बिना डरे, बिना पीछे हटे। विवेक के हाथ पांव कांपने लगे। क्या उसकी बीवी इंसान नहीं, डायन है? ऐसा वो सोचने लगा। चंदा रात में बड़बड़ाती थी, माँ मुझे धक्का दिया गया है, वो मूर्ति, उसने देखा था सब कुछ। सास को डर लगने लगा था। सास, घर में कुछ अजीब हो रहा था। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, आईनों में साया दिखता है और बहू पूजा घर में सिंदूर से कुछ लिखती है। विवेक ने तय किया, अब उसे सच्चाई जाननी ही होगी। वो गांव के पुराने मंदिर गया, जो अब बंद पड़ा था। मंदिर के तहखाने में उसे एक टूटी काली मूर्ति मिली, जिसकी आंखों में असली मोती जड़े थे, लेकिन एक आंख गायब थी। वहाँ दीवार पर लिखा था, जब अधूरी आंखें होंगी पूरी, तब अधूरी आत्मा को मुक्ति होगी। उसी वक्त दीवार की एक ईंट गिरती है और उसमें एक पुरानी तस्वीर निकलती है। चंदा 21 साल की फ़ोटो निकलती है। विवेक, क्या तुम पहले भी इसी गांव में थी? चंदा धीरे से, हाँ, मैं आज तक वहाँ से निकली नहीं। विवेक, क्या तुम मरी हुई थी? चंदा आंखों में आंसू, नहीं विवेक, मुझे मारा गया था और अब उस सच को उजागर करने के लिए ही मैं लौटी हूँ। लेकिन मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं पूरा शरीर के साथ लौटी हूँ। काली हूँ लेकिन श्रापित। विवेक अब पूरी तरह सच जानने के लिए तैयार था। उसने चंदा का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे अतीत को जानना चाहता हूँ। जो भी हुआ तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चंदा उसे उस रात पुराने कुएं पर ले गई। वहाँ पहुँचते ही अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई रूह जाग गई हो। चंदा ने धीरे धीरे सब बताया। चंदा, मैं इस गांव में 7 साल की थी। मेरे बाबा पुजारी थे, मूर्ति की पूजा किया करते थे, लेकिन गांव के जमींदार
तुम्हारे ताऊजी वो मूर्ति की आंखों में जड़ा असली नीलम चुराना चाहते थे। एक रात उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया। मैंने सब देखा छुपकर। विवेक हैरानी से, मेरे ताऊजी? चंदा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और कुएं में फेंक दिया। मैं जिंदा थी। कुएं में गिरने के बाद भी मैं मरी नहीं। गांव की दाइमा ने मुझे किसी बाबा के पास छुपा दिया। वो बाबा एक साधु थे। उन्होंने मुझे शरण दी। मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी शरीर से। मेरा इलाज हुआ, पर मेरी आत्मा टूट गई थी और मैं काली होती गई, सिर्फ रंग से ही नहीं, अपने अंदर से भी। विवेक ने ताऊजी की अलमारी में एक पुरानी डायरी खोज निकाली, जिसमें सब लिखा था। मंदिर की मूर्ति की चोरी की योजना, पुजारी की हत्या और चंदा को कुएं में फेंकने का जिक्र। विवेक आक्रोश से, इतने सालों तक तुमने ये बोझ छुपाए रखा। तुम मेरी बीवी की जिंदगी तबाह कर दी। आंखें पूरी हुई, श्राप टूट गया और गहरा गया। चंदा टूटी हुई मूर्ति के पास गई। विवेक ने उसे वो नीलम दिया जो ताऊजी की तिजोरी से निकला था। जैसे ही नीलम आंख से जुड़ा, पूरी मूर्ति कांप उठी और चंदा जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से एक काली परछाई निकली और मूर्ति में समा गई। पंडित देवगिरी, अब चंदा मुक्त है। अब ये श्राप नहीं, ये पुनर्जन्म है। इसने खुद को एक इंसान की तरह जिया और अब ये औरत सिर्फ एक नाम नहीं, एक इतिहास बन चुकी है। नीलम जुड़ने के बाद मूर्ति शांत हो गई। चंदा होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ अधूरा था। विवेक, अब तो सब ठीक हो गया है ना चंदा? चंदा धीरे से, नहीं, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि ताऊजी का गुनाह अधूरा नहीं था, उनका राज भी अधूरा नहीं है। पंडित देवगिरी ने बताया कि ताऊजी ने केवल मंदिर की मूर्ति से रत्न नहीं चुराया था, बल्कि उन्होंने उस मूर्ति के संरक्षक देवता का भी अपमान किया था। इस वजह से उनके पूरे वंश पर श्राप लगा था। हर पहली बहू को उसी तरह की पीड़ा झेलनी पड़ेगी जैसे चंदा को मिली थी, जब तक कोई उस मूर्ति की आंखें फिर से नहीं जोड़ देता। और जबकि श्राप टूटा था, ताऊजी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो घर में चिल्लाने लगे थे, वो लड़की वापस आ गई, मैंने उसे मार दिया था, वो अब मेरी जान ले लेगी। अचानक एक और रहस्य खुला। उसी वक्त चंदा की सास, जो अब तक चुप थी, सामने आई और कांपते हुए बोली, चंदा, एक बात बताना ज़रूरी है। तुम इस घर की बहू बनने से पहले ही हमारे घर से जुड़ी थी। चंदा, क्या मतलब सासू माँ? सास रोते हुए, तेरी माँ मेरी बड़ी बहन थी। उन्होंने मंदिर की मूर्ति की सेवा की थी और जब उन्हें इस घर के बारे में शक हुआ, उन्होंने ही पुजारी को चताया था, लेकिन उसी रात उनका भी कत्ल हो गया। विवेक चौंक कर, मतलब तुम मेरी मौसी की बेटी हो? चंदा, आंखों से आंसू बहते हुए, इसलिए मेरे खून में वो जुड़ाव था, उस मंदिर से, उस मूर्ति से और तुमसे भी। इसलिए मेरी आत्मा तुम्हें पहचानती थी पहली नज़र से ही। अगली सुबह ताऊजी घर से गायब थे। 2 दिन बाद उनका शव मिला उसी पुराने कुएं में जिसमें उन्होंने चंदा को फेंका था। शरीर में कोई चोट नहीं, लेकिन आंखें खुली हुई और चेहरा सड़ गया था। गांव में चर्चा होने लगी। कुएं की आत्मा अब मुक्त हुई और जिसने गुनाह किया था उसे उस कुएं ने निगल लिया। ताऊजी की मौत के बाद घर में शांति थी। चंदा अब मंदिर में दिया जलाया करती और हर रात भगवान से प्रार्थना करती, अब कोई भी बहू श्रापित ना हो। लेकिन एक रात पूजा करते समय उसे फिर वही काली परछाई दिखाई दी जो पहले मूर्ति में समा गई थी। चंदा धीरे से, तू अभी भी यही है? परछाई मुस्कुराकर और बोली, अब मैं तू नहीं, तू मैं है। हम एक ही हैं। जब तक लोग रंग से इंसान को आंकेंगे, हम जिंदा रहेंगे, पर जब न्याय होगा तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। अगली सुबह चंदा ने मंदिर की मूर्ति से नीलम वापस निकालकर गंगा में विसर्जित कर दिया। विवेक ने गांव छोड़ दिया
और चंदा को शहर ले गया। उन्होंने मिलकर एक संस्था खोली, नैना, जहां समाज से तिरस्कृत, दबे कुचले और रंग भेद का शिकार औरतों को नया जीवन दिया जाता। एक पत्रकार ने चंदा से पूछा, आपके काले रंग ने क्या आपको कमज़ोर बनाया? चंदा मुस्कुराई और बोली, काला सिर्फ रंग नहीं, मेरी आग थी जिसने मेरे डर को जला डाला। अंतिम पंक्तियाँ। चंदा अब एक आम औरत थी, न श्रापित न देवी, बस एक मिसाल, जो अपने साए से नहीं डरी बल्कि उसे गले लगाकर रोशनी की तरफ बढ़ी।